So, hello everyone, welcome to NPS classes. Myself Akhand Chaurasia. I have secured AIR 181 in NIMSET 2021 and currently I am pursuing MCA at Surathkal. And today we have Chirag. He has secured AIR 46 in NIMSET 2022. So, hello Chirag. Hello, Akhand. My name is Chirag Agarwal. I'm from Bareilly, Uttar Pradesh. I secured AIR 46 in MCET 2022. I did my graduation in maths from Motilal Nehru College, South Campus, Delhi University. सो इस वीडियो में चिराग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा जो कि उसने थ्रू आउट प्रिपरेशन फेस किए, लाइक क्या उसने प्रॉब्लम्स फेस करी एंड किस तरीके से उसने अपनी प्रिपरेशंस करी. सो चिराग, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम्हें निमसेट के बारे में कैसे पता चला एंड तुमने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? एक्चुअली ऐसा था कि मैंने निमसेट के बारे में मेरे को अपने सीनियर्स से पता चला था. मैंने लास्ट ईयर ही अपीयर किया था निमसेट में. मेरे पास दो ऑप्शंस थे पोस्ट ग्रेजुएशन पे, या तो मैथ्स में ही जाना क्योंकि मेरा अंडर ग्रेजुएशन मैथ्स में था, या कंप्यूटर्स में बिकॉज आई लाइक कोडिंग. तो मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कही कि निमसेट एक बेटर ऑप्शन रहेगा एमसीए के लिए, जो कि एनआईटी में एडमिशन देता है. सो उनके थ्रू मेरे को निमसेट के बारे में पता चला था. और फिर उन्होंने आईएमपीएस क्लासेस सजेस्ट की थी क्योंकि उन्होंने खुद आईएमपीएस क्लासेस से किया था और उनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी रही थी लास्ट ईयर. तो मैंने फिर ट्राई किया और मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने आईएमपीएस क्लासेस को ज्वाइन किया. सो चिराग, अपनी जो ये तुम्हारी 1 ईयर प्रिपरेशन करी है, राइट? 5 to 6 months exactly. Okay, 5 to 6 I months. joined in December. Yeah. December 2021. Yeah. ओके. सो इस 5 to 6 मंथ की जर्नी को अगर ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेन करना चाहो. काफ़ी अच्छी रही थी. थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए क्योंकि मेरा कॉलेज भी ऑफलाइन हो गया था बीच में, तो काफ़ी अच्छा रहा. काफ़ी लर्निंग रही इस जर्नी में मेरी. मेरे कुछ टॉपिक्स काफ़ी वीक थे मैथ्स बैकग्राउंड के होने की वजह भी, तब भी मैंने उनको कोप अप किया. नितिन सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी इस चीज़ में और एज अ रिजल्ट मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा. तो निमसेट जर्नी काफ़ी अच्छी थी, पर वही था कि एक जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उसको थोड़ा फोकस होकर चलना चाहिए. जो ये चीज़ जो मैंने इससे सीखी अपनी जर्नी से. सो 2022 यानी कि निमसेट 2022 का जो पेपर था वो निमसेट 2021 के पेपर से डिफरेंट था या सिमिलर था? लाइक 2021 में मैंने पेपर दिया था. सो मेरा वाला जो पेपर था वो काफी बैलेंस था. लाइक इजी क्वेश्चंस भी थे एंड रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे. सो निमसेट 2022 का पेपर उसके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है? लाइक इजी था उससे या फिर डिफिकल्ट था या पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हों? तो मैंने 2021 वाला अटेम्प्ट किया था जब हमारा प्रीवियस मॉक्स का टेस्ट चल रहा था. तो जैसा कि आपने कही वो मिक्स था, पर 2022 का पेपर अनएक्सपेक्टेड लगा मेरे को क्योंकि वो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो उसको इजी कहूँगा, पर उसमें थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी से भी नहीं होने वाले थे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग थे. तो ऐसे क्वेश्चंस को यूजली जो एक्सपीरियंस होते हैं वो छोड़ देते हैं. कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे, मतलब जो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स होते हैं वो थे. तो इस वजह से लास्ट ईयर से थोड़ा अपर लेवल कहूँगा, पर ओवरऑल पेपर वाज इजी. सो लाइक मैंने जब पेपर दिया था 2021 में, सो पेपर देने से पहले मैं एक स्ट्रेटेजी बना के गया था कि सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना है, देन रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, देन कंप्यूटर एंड इंग्लिश. सो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? लाइक तुमने कभी मीन्स पहले से सोचा था कि पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना है देन अदर सेक्शंस, या फिर कुछ और स्ट्रेटेजी बनाई थी तुमने? तो ऐसा था जब हम लोग के मॉक से के एग्जाम चल रहे थे कोचिंग सेंटर में, तो सर ने बोला था कि एक्सपेरिमेंट्स करो कि कहाँ पे तुम लोग कैसे कर सकते हो कि इस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट मॉक में दूसरे सेक्शन को करो. तो मेरा ज़्यादा रिजल्ट आ रहा था जब मैं मैथ्स को पहले करता हूँ, उसके बाद इंग्लिश, देन कंप्यूटर्स, देन रीजनिंग. क्योंकि मैथ्स करने के बाद हमारा दिमाग थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, तो इंग्लिश और कंप्यूटर मेरे को स्ट्रेस फ्री कर देते क्योंकि उसमें खाली क्वेश्चन पढ़ के टिक करना होता है. तो और रीजनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लग जाता है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग को कभी साथ में नहीं करता था. तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले मैथ्स, फिर इंग्लिश, कंप्यूटर, उसमें कुछ भी कर सकते हो पहले आप, और फिर रीजनिंग. ओके.
काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे कि तुम अपियरिंग स्टूडेंट हो, तुमने अपने कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ ही निमसेट दिया है। मैं भी एक अपियरिंग स्टूडेंट था, मैंने भी अपने कॉलेज के साथ ही निमसेट दिया है। मेरे केस में एक एडवांटेज था कि मेरा जो कॉलेज है वो 12 बजे ओवर हो जाता था। 12 बजे के बाद मेरा पूरा टाइम कोचिंग में ही जाता था। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लाइक 12 बजे ओवर नहीं होते हैं। तुम्हारे केस में क्या था, लाइक तुमने कैसे मैनेज किया और कितना प्रेशर हैंडल करना होता है? लाइक कॉलेज का भी तुम्हें स्टफ एग्जाम्स देने हैं, एंड तुम्हें निमसेट का भी एग्जाम देना है। किस तरीके से ये सब कोप अप किया तुमने? तो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी नवंबर एंड में, तो मेरे दिसंबर में फिफ्थ सेमेस्टर्स के ऑनलाइन पेपर थे, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया था सच। पर फिर मेरा फेब मिड में ऑफलाइन क्लासेस हो गई थी कॉलेज की, तो उसमें मेरे को जाना पड़ता, जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन स्विच करवाया था अपना। पर उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि मेरा कॉलेज 2 o'clock तक रहता था आफ्टरनून में, तो मेरी सुबह की 2 क्लासेस मिस हो जाती थी कोचिंग की। अब शाम की 2 क्लासेस जो बची वो तो मैं रेगुलर कर रहा था, पर जो सुबह की 2 मिस हुई थी, उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं हमारे ऐप पे, आईएमपीएस के ऐप पे, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। तो एज सच मेरे जर्नी पे कुछ इफेक्ट नहीं आया था, पर वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं लिंक टूट जाता है चीज़ों से। तो मैंने सर से बात की थी इस रिगार्डिंग, तो सर ने मेरे को यही बोला था कि अभी वीडियो लेक्चर्स पे ही रहो, वहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो जैसे ही तुम ऑफलाइन आओगे वापस, तो हम लोग फिर वो चीज़ करा देंगे। तो सर की ये बात अच्छी लगी थी कि मतलब हाँ, वो टॉपिक फिर से हो सकता है, तो मैं अभी उस टॉपिक को जितना प्रयास हो सकता है वो कर लूँ, बाद में सर से जो नहीं हो पाएगा वो पूछ लूँ। और बस यही था। और फिर बाद में अभी फिर से जब मैं आया था ऑफलाइन क्लासेस में, फिर मेरे मई में एग्जाम्स थे, तो ऑलमोस्ट 1 महीना मेरा एग्जाम्स में चला गया था, जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी। और वो भी बिल्कुल लास्ट मंथ कहलाऊँगा, क्योंकि जून में एग्जाम था और मई में मेरे एग्जाम्स थे कॉलेज के। तो उसमें थोड़ा मेरे को प्रेशर फील हो रहा था कि यार अब कैसे होगा, खाली 20 दिन बचे हैं। 31st मई को मेरा आखिरी पेपर था, तो 20 दिन बचे थे मेरे पास। तो उसके दौरान मेरे को बहुत करना पड़ा था, कि ऑलमोस्ट मेरा 1 मंथ बर्बाद हो चुका था कॉलेज की वजह से। तो तब मैंने ऐसा कहूँगा कि पूरे साल की मेहनत उस 20 दिन में कर ली थी। जैसे कि चिराग, तुमने बताया कि तुमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोचिंग करी है, राइट? लाइक थोड़ा टाइम तुमने ऑनलाइन करी, देन ऑफलाइन करी है। लाइक हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कोरोना टाइम था। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमें दोनों ही करना पड़ा था। लाइक तुमने कुछ डिफरेंसेस लगे कि ऑनलाइन में कुछ डिफरेंस है या ऑफलाइन में कुछ डिफरेंस है, या फिर कुछ सिमिलैरिटीज लगी, या मीन्स तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि तुमने दोनों किया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तुम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में क्या डिफरेंसेस है, या फिर कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटीज हैं? सी मेरे लिए क्या था कि मेरे को हमेशा से ऑफलाइन एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। कॉलेजेस में भी यही बात थी, और एक मेजर रीज़न मेरा मैथ्स टू कंप्यूटर स्विच करने का भी ये कह सकते हैं। आई लव ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, तो इस वजह से मैंने ऑफलाइन स्विच कर लिया था दिसंबर 20 को। पर जैसे ही फिर मेरा कॉलेज खुला, फिर मजबूरी वाली चीज़ हो गई कि मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है। पर ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहता है टीचर्स के साथ, स्पेशली जिनसे बीच-बीच में बहुत फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप बोलो, ठीक है? अपने क्वेश्चंस पूछो, जिससे आपको बाद में ऐसा फील ना हो कि ऑफलाइन क्लासेस के पास ज़्यादा प्रेफ़रेंस रहती है, ऐसा कुछ नहीं फील होता। ऑफलाइन ऑनलाइन जो है वो भी इक्वली है, और ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना अपना माइक ओपन करके बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ डिफरेंस लगता नहीं है। इक्वल सेम शेड्यूल रहता है कि अभी हम लोगों का ब्रेक हुआ है तो वहाँ पे ब्रेक। अब वो ये जो ऑनलाइन बच्चा है उसके खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि संडे का ये है कि आधे घंटे का ब्रेक है तो आधे घंटे का ही ब्रेक हो, और बाकी टाइम तो आप एग्जैक्टली वही शेड्यूल फॉलो करोगे, और घर पे आप अपना मन मर्जी दिखा सकते हो, अनलेस आप सीरियस नहीं हो। या ओके। अगर हम बात करें बुक्स की, लाइक काफ़ी लोगों का डाउट्स रहते हैं कि कौन सी बुक्स फॉलो करें या स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे लिए तो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट था। लाइक मैंने आर डी शर्मा स्टार्ट करी थी, बट एक टाइम के बाद मुझे लग गया था कि मेरे लिए स्टडी मटेरियल करना बहुत थोड़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ कोचिंग में तो थोड़ा ज़्यादा ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है। उसे ही करना काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। अगर हम तुम्हारी बात करें, तो तुमने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में
कौन कौन सी बुक्स लगाई या सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पे ही फोकस किया? एक्चुअली ऐसा था, जब मैंने एमसीए के बारे में पता चला था तो मैंने थोड़ी यूट्यूब चैनल्स को देखा था, तो वहाँ पे हर जगह एक ही बुक निकल के आती थी, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर लो, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर लो। पर जब मैंने आईएनपीएस क्लासेस ज्वाइन करी तो मेरे को ये फील हुआ कि जरूरत ही नहीं है आर डी शर्मा करने की, क्योंकि मेरा थोड़ा बेस तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था। और बाकी सर के जो असाइनमेंट्स है वो इतने डिटेल्ड होते हैं, इतने मतलब हर वेराइटी का क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाता है, तो मेरे को ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव करूँ। तो मैंने असाइनमेंट से ही किया जो भी किया। कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक आपका वीक रह जाता है और पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ते हैं, तो तब मैंने जरूर हो सकता है कि एडिशन ऑब्जेक्टिव से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। पर ओवरऑल बात करूं तो मैंने असाइनमेंट पे ही फोकस रखा था अपना। और अगर रीजनिंग वगैरह के लिए कहूँ तो मैंने सेकेंड ईयर में थोड़ी बैंकिंग के लिए तैयारी की थी, तो मेरी रीजनिंग वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और बाकी जो है वही चीज़, फिर असाइनमेंट कोचिंग भी काफ़ी अच्छा था, स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा था, तो मेरे को ऐसा कहीं फिर वही यूट्यूब वगैरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो असाइनमेंट से ही मेरा हुआ था जो अच्छा से। ओके, सो लाइक 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। सो अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में तुमने किस पे कितना फोकस किया? लाइक मैथ्स कितने, लाइक काफी लोगों का होता है कि कितने घंटे। सो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ था कि तुम एक टाइम लेकर के नहीं इतने घंटे मैथ्स लगानी है, इतने टाइम पे रीजनिंग करनी है? तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, एज सच कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इतने घंटे करना है, कि बस मेरा इफेक्टिव स्टडी का प्लान था कि जितना करना है इफेक्टिवली करना है। मैंने कभी की टाइम को देख के नहीं किया। बाकी जो सर का शेड्यूल था मैं वही फॉलो करता था कि 8 बजे सुबह पहुंचना है कोचिंग पे, 8 बजे छुट्टी होती थी, तो उस दौरान जो भी शेड्यूल सर फॉलो करवाते थे आई जस्ट फॉलो दैट। रीजनिंग की क्लासेस सैटरडे संडे रहती थी, तो तभी मैं रीजनिंग करता था। बाकी पूरे हफ्ते में रीजनिंग को एज सच नहीं करता था। और फिर वही चीज़ें, शेड्यूल बेसिकली फॉलो करना चाहिए, जो भी शेड्यूल सर बना के दे रहे हैं, सर की बात सुनिए मतलब मैंने, और सर की बात सुनेंगे तो रिजल्ट तो आने ही लगता एग्जैक्टली, सर की बात ही तो सुननी है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। है। या ओके, सो जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, लाइक कोचिंग में टेस्ट देते हैं या मॉक्स देते हैं, तो एक चीज आती है पीयर प्रेशर, कि बहुत सारे बच्चे हैं, तुमसे कोई अच्छा कर रहा है, सो वो जो अच्छा कर रहा है उसका एक प्रेशर बन जाता है कि यार वो तो मेरे से ज्यादा बेटर कर रहा है। सो इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया तुमने? मेरा ऐसा था कि वही चीज़ कि मेरा थोड़ा बेसिस स्ट्रॉन्ग से, तो मैं शुरू से परफॉर्म तो अच्छा कर रहा था। पर कभी कभी होता है कि आपके ऊपर भी कुछ बच्चे आते हैं, मे बी वो आपसे अच्छा कर रहे होंगे, आपसे ज़्यादा मेहनत, देखो मेहनत कोई करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं, तो वो और मोटिवेट करता है। पीयर प्रेशर अगेंस्ट में ना लेके और पॉजिटिवली ले उसको, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी उतना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कोई और उतना अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको पॉजिटिव वे में देखा था, तो और मेहनत करी मैंने, और फिर रिजल्ट मेरा एट द एंड अच्छा रहा। पर वही चीज़ है कि पीयर प्रेशर अच्छी चीज़ है, अगर हम उसको नेगेटिव सेंस में ना लें, डिमोटिवेटेड फील ना करें, तो इट इज़ अ गुड थिंग। सो अगर हम बात करें लाइक प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में हर किसी की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको आइडेंटिफाई करना, लाइक कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, उन्हें तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या तुम्हारी भी कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थी एंड तुमने उनको कैसे आइडेंटिफाई किया? टेंथ वगैरह ग्रेजुएशन में ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर इस टाइम में आके मेरे को पता चला था कि जब मैंने मॉक्स वगैरह दी, बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस मॉक्स और टेस्ट से ही पता चलती है, तो तब मेरे को पता चला कि मेरा वेक्टर्स थोड़ा वीक है, 3D थोड़ा वीक था, और कोनिक्स थोड़ा वीक था। तो मैंने बेसिकली इन 3 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके चला था, क्योंकि बाकी टॉपिक्स मेरे ठीक थे, तो ये 3 टॉपिक्स मैंने अच्छे से करे। तो बेसिकली आपको टेस्ट इन मॉक से ही पता चल सकता है, जितना आप ज़्यादा टेस्ट, जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, तो आपको उतना अच्छे से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे आप लैग कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे आपको मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक को आपको कम टाइम देना, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम। तो मॉक्स एंड टेस्ट से ही आपको पता चल सकता है। सो दैट्स ऑल चिराग, एंड फॉर अपकमिंग एक्सपेरिमेंट्स आई होप कि चिराग के जो सजेशंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। सो जाने से पहले चिराग, अगर तुम कुछ मैसेज देना चाहो
अपकमिंग एस्पिरेंट्स को जो निमसेट 2023 देने वाले हैं? सी अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बस सर की एक लाइन बोलना चाहूँगा कि पढ़ने वाले पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं और ना पढ़ने वाले ना पढ़ने के। तो अगर आप फोकस्ड हो, आप कॉन्सेंट्रेटेड हो एक पर्टिकुलर अपने एम को लेके, तो आपको पढ़ने का बहाना ही मिलेगा, ना पढ़ने का आपको बहाना कभी नहीं मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन डजंट मैटर, बस फोकस होके चलो कि हाँ मुझे निमसेट 2023 जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्लियर करना है और एनआईटीज में जाना है। या सो एंड मैं भी कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन अगर तुमने डिसिप्लिन सीख लिया तो ये चीज़ तुम्हारे एनआईटीज में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज लाइक मेरा अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सो थ्रू आउट लाइक अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होकर के एग्जाम्स देने हैं, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना से तुम्हारा क्या होगा कि अपकमिंग सेमेस्टर्स जो है उस पर बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड एनआईटीज में नंबर अच्छे मिलते हैं बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो जो मेन चीज़ है, प्रिपरेशन खाली ये नहीं होती है कि तुम्हें अच्छी रैंक लानी है या कोचिंग में। प्रिपरेशन से एक डिसिप्लिन सीखते हो, पढ़ने का तरीका सीखते हो। लाइक जैसे मैं भी आईएमपीएस क्लासेस से हूँ, तो हम दोनों को ही पता है कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक पढ़ाई कैसे करी जाती है। सो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी लाइक सिर्फ और सिर्फ मेंटली डेवलप नहीं होना है, लाइक तुम्हें अपनी आदतों में भी चेंज लाना है। सो जब अगर 12 घंटे बैठ करके तुम तैयारी कर रहे हो और तुम 5 to 6 मंथ्स भी अगर प्रिपरेशन करते हो तो वो एक तुम्हारी आदत बन जाती है और ये चीज़ें तुम्हें निमसेट में एनआईटीज में हेल्प करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू चिराग फॉर शेयरिंग thank योर you so much. एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। I'm glad to share. Thank you.